जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे डील करना है कि ताकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमें बाआसानी इसकी याद हो जाए। इसमें एक और हमने टॉपिक भी कवर कर लेना है, ई ओवर एम वैल्यू वाला। ठीक है जी। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे ताकि हमें इन चीजों के बारे में पता चल सके। सही है, ये हमारा आज का जो है वो मकसद होगा। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, सुनिए। जे थॉमसन established a charge on cathode rays by applying an electric field so that these rays bend towards positive end of field upward towards point number, let's suppose that 3, which confirm that they are नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जे थॉमसन ने इसके ऊपर जो चार्ज है वो डिस्कवर किया कि ये कौन सी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो जाहिर बात है इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। फिर दूसरी है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का असर हमने देखा कि किधर को बेंड हुई है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड अपवर्ड जानब। किधर को, अपवर्ड, ऊपर की जानब ये बेंड हो गई। अब हमने देखना है कि अगला इफेक्ट मैग्नेटिक किसने पढ़ा, वो पढ़ा जे पैरन ने। जे पैरन observed that when these rays are passed through magnetic poles, they are deflected
particularly confirm that they are negatively charged या सिर्फ charged and they strike at point number 2 in डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों गया, पॉइंट नंबर 2 पे क्यों गया, वो हम इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन से आपको बतलाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिएगा उसकी डायग्राम बना रहे हैं। इसकी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जिसको ये डायग्राम आ गई उसके लिए काफी मसले मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनानी है हमने। जैसे आप वो CRO पढ़ते होते हैं फिजिक्स में, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप वगैरह पढ़ते होते हैं, उस तरह की ये हमने बनानी है। ठीक, लीजिए यहां पे दो हमने वोल्टेज की साम लगानी है। जरा सुनिएगा, एक यहां पर इलेक्ट्रोड लगाएंगे और एक यहां पर इलेक्ट्रोड लगाएंगे, लेकिन इधर वाला परफोरेटेड होगा, सुराखदार होगा, इसमें होल होगा ताकि उसमें से कोई ना कोई चीज पास आउट हो सके। सही है, तो पास आउट के लिए हमने दूसरा क्लियर कट ऐसे बनाना है। अगली बात देखिए, यहां पर वोल्टेज लगेगा, देखो जो छोटा टर्मिनल है वो किसके लिए बनाया जाता है, नेगेटिव के लिए। इधर नेगेटिव आया और इधर क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहां एक टर्मिनल, यहां पॉजिटिव लगा दो, यहां नेगेटिव लगा दो। ये हमने इलेक्ट्रिकल वोल्टेज लगाया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी। फिर अगर नेगेटिव पॉजिटिव यूं ऊपर और नीचे लगाया ना, तो मैग्नेट्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड लगाने। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमारा हमें बनाना, 3D डायग्राम बनाना थोड़ी सी क्या होती है, मुश्किल होती है, तो हम उसे ना आसान करें। यहां पे मैं सर्कुलर फॉर्म में बना रहा हूं। ये जो सर्कुलर फॉर्म है ना, सर्कुलर फॉर्म है और क्रॉस के साथ मैंने शो किया हुआ है। सर्कुलर फॉर्म ये शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को। देखो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गई जो मैंने अपना डॉटेड के साथ शो किया है वो मैग्नेटिक फील्ड है। मसलन जेन में बनाए, लेट दिस इज द ट्यूब, इसके ऊपर और नीचे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऐसे पेपर के अलोंग, ये पेपर के अलोंग है तो पेपर में ये बनाई जा सकती है, तो पेपर में बनाइए प्लस और माइनस ये बन जाती है। लेकिन अगर इधर नेगेटिव और पॉजिटिव लगा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड पे लगेगी ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड।
फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड भी नहीं बना सकते, बैकवर्ड भी बना सकते। तो यहां पे मैंने सर्कल में लगाया है, सर्कल का मतलब है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्रॉस का मतलब, क्रॉस का मतलब होता है अक्रॉस द पेपर। अक्रॉस द पेपर का मतलब होता है कि पेपर अगर इधर को है, पेपर अगर यूं है तो ये आगे और पीछे, अगली साइड पे और पिछली साइड पे ये लगा हुआ है, ठीक है, अगली और पिछली साइड पे लगा हुआ, तो वो हम 3D डायग्राम हम नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने यहां पे सर्कल लगा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। आखिरी बात, यहां पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जिसके ऊपर जो भी चीज टकराती है वो फ्लैशेस प्रोड्यूस करती है। ये क्या है जी? फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब चमक पैदा करने वाली स्क्रीन, जिसके ऊपर कोई चीज टकराए डिटेक्ट करती है, ठीक है। अब सुनिएगा, सबसे पहली बात, यहां से इलेक्ट्रिक बीम आएगी, ये देखो यहां से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही है, ओके, कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, कैथोड रेज इस बारीक से होल में से गुजारी जाती है। क्यों गुजारी जाती है? ताकि इसका आगे जाके मुआयना किया जा सके, आगे जाके मुआयना किया जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके। जब ये यहां पर पहुंच जाती हैं, ठीक है, तो इसके आगे 3 असरात हैं, वो असरात जरा सुनिएगा। ये यहां पे पहुंची, आपको पता है इसके ऊपर चार्ज कौन सा? नेगेटिव। आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑन करें। कौन सी फील्ड ऑन करें? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करें। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, ये माइनस को कौन खींचेगा? प्लस, तो ये किधर पे रहेगी? प्लस की तरफ। ये आ सीधी रही थी, आ सीधी रही थी, लेकिन इसे प्लस ने खींचा तो ये किधर को चला गया? ये ऊपर को चली जाएगी, ऐसे। ये इस पॉइंट पे जाके फ्लैशेस क्रिएट करेगी। फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड चलाता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए याद रखें, जब भी कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारी जाती है वो उसे 90 पे बेंड कर देती है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इधर को आएगी या ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी। तो ये ऊपर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रही है तो नीचे को कौन लेके जा रही है? फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसे बेंड करवा देगी एट डाउनवर्ड डायरेक्शन, एट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसे मैंने बोल दिया ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ठीक है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। तो याद रखें, ये जो ऊपर आई है ये किस वजह से है? डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाली डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। E stands for इलेक्ट्रिक फील्ड और H stands for मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफ्लेक्शन है। दो बातें यहां पे मैंने लिख दी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, और किधर भी पॉइंट नंबर 3 पे ये आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पॉइंट परपेंडिकुलरली कर दिया है, पॉइंट 2 पर डाउनवर्ड, या तीसरा पॉइंट, जे थॉमसन ने क्या किया? इसने कहा कि भाई आप दोनों फील्ड इकट्ठी लगा दो, आप दोनों फील्ड क्या कर दो? इकट्ठी लगा दो। जो दोनों फील्ड लगा दो इकट्ठी, एक उसे खींचेगी नीचे को, एक खींचेगी ऊपर को। ऐसी पावर सेट करनी है कि नीचे वाला इफेक्ट ऊपर वाला इफेक्ट क्या हो जाए? कैंसिल। जब नीचे वाला इफेक्ट और ऊपर वाला इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो ये रे बिल्कुल सीधी जाएगी और स्ट्राइक करेगी एट पॉइंट नंबर 1, एट पॉइंट नंबर 1। और 1 का मतलब है कि यहां पे अब क्या है? अनडिफ्लेक्टेड। तो जब हमें लगेगी अनडिफ्लेक्टेड, तब हमने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगानी है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी लगानी है। वो आपको याद है, E/m = h²r²/2e, ये किसी ने पढ़ा हो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, वो वाले फार्मूले से हम इसकी चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे, ठीक है। E पता चल जाता है, R ये एंगल जो होता है ना, ये ऐसे रेडियस बताता है, वो पता चल जाता है। सारी वैल्यूज लगा के हम E/m वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस तरह परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट नंबर 2 पर बेंड हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड कंफर्म कर दिया। और आखिरी बात, E/m वैल्यू
या फिर उसे कहते हैं चार्ज टू मैस रेशो। क्या उसे क्या कहते हैं? चार्ज टू मैस रेशो। कैसे निकालते हैं? अभी जो मैंने कहानी सुनाई है, जे थॉमसन केयरफुली applied both fields साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर दोनों फील्ड्स लगाई एंड कंट्रोल देयर स्ट्रेंथ, और उनकी ताकत को, स्ट्रेंथ को दोनों की इस तरह कंट्रोल किया सो दैट द इफेक्ट्स ऑफ both fields are cancelled and cathode ray being undeflected goes straight at point number 1. By this way, he calculated the charge to mass ratio of cathode rays. इस तरीके से उसने चार्ज टू मैस रेशियो यानी कि E ओवर एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज क्या की? कैलकुलेट की। तो ये है E ओवर एम वैल्यू कि जब हमने कैंसलेशन करनी है और वो अनडिफ्लेक्टेड होकर बिल्कुल सीधी जाएगी, तो सीधी जाके स्ट्राइक करेगी पॉइंट नंबर 1 पर, और 1 पर स्ट्राइक करने के बाद हम कहेंगे जो इसको इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उसको वैल्यूज को कैलकुलेट करो, E और H की वैल्यू को कैलकुलेट करो, फार्मूले में लगाओ और E ओवर एम वैल्यू निकल आती है। निकालना हमारे जिम्मे नहीं है, बताना हमारे जिम्मे जरूर था। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 3 प्रॉपर्टीज होगी और बड़ी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज इज फ्लोरेसेंस। फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस चमक को कहते हैं कि ये किस किस को टकराकर फ्लोरेसेंस क्रिएट करती है। तो सुनिएगा, कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस in different way at different materials like हर मटेरियल में डिफरेंट कलर की होती है ना इसकी फ्लोरेसेंस। तो हमारे पास एक है ग्लास है, शीशा, और एक है टिन, टिन भी हमारे पास है, और एक है एल्यूमिना, और एक है रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स। रेयर अर्थ एंड मिनरल्स। ठीक है, ये हमने इस टाइम पे लिखे हुए हैं ताकि हमें पता चले रेयर अर्थ और मिनरल्स। ठीक है जी, रेयर अर्थ और
मिनरल्स। तो जरा सुनिएगा, ग्लास पे ग्रीनिश फ्लोरेसेंस कास्ट करती है, और टिन पे टिन स्टोन येलो कलर की होती है, और एल्यूमिना ग्लोज रेड, और इसमें व्हाइट लाइट की होती है, ब्राइट कलर की होती है, व्हाइट, ठीक है, ब्राइट या आप व्हाइट कलर की कह सकते हैं। इसके ऊपर भी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, मोस्टली जो है ना वो अपना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है उसमें ब्राइट कलर होते हैं। तो ये एमसीक्यू में आता रहता है कि कैथोड रे ऑन स्ट्राइकिंग द ग्लास प्रोड्यूस अ फ्लोरेसेंस हैविंग कलर ग्रीनिश, टिन स्टोन पर येलो, और अपना क्या नाम उसे बोलते हैं, एल्यूमिना पर रेड, ठीक है, और इसी तरह दूसरों पर ये फॉलोइंग कलर्स जो है वो ड्रॉ करती है। तो ये था हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग भी था, इंपॉर्टेंट भी था, और स्टडी करने वाला भी था। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमने ऑब्जर्व करने हैं कैथोड रेज के बारे में, जैसे कि सबसे पहले अब हम लोग करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। व्हेन एन ओपेक, ओपेक किसे बोलते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट is when an opaque object, opaque का मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है, when an opaque object is placed in the path of electric field या path of cathode rays, they cause a shadow which shows that they move in a straight line. Perpendicular to the surface of कैथोड, देखिए जिस डायरेक्शन में कैथोड बना होता है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 90 पर क्या होगी, वो मूव करेगी। मतलब बहुत आसान सी डायग्राम ऐसे ही बनानी है, डिस्चार्ज ट्यूब की जब भी बनानी है, ठीक है जी, वही बात। बस यहाँ पे अगर शेडो शो करना है तो शेडो के लिए हमें एक प्लेट सी दिखानी पड़ती है, उसका 3D एंगल बनाना पड़ता है, और कोई वजह खातर खा में नहीं लाते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारे पास लगा हुआ है, इधर से भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइक this one is an object and cathode ray is passing from this direction और flashes are creating on the walls, यहाँ पे फ्लैशेस क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन फ्लैशेस भी बड़े अजीब होंगे। अब फ्लैशेस भी इसी तरह ही होंगे, यानी कि यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ पे फ्लैशेस क्रिएट कर देंगे, और यहाँ पे जो आ रहे हैं ज्यादा अमाउंट में वो रुक जाएंगे,
ठीक है, वो रुक जाएंगे और जो उसके कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होके यानी कि जो बाकी चीजें बच जाती हैं वो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, शेडो काज होगा। ठीक है, तो ये वाला उसका क्या है, शेडो। तो शेडो किस चीज का होता है, जैसे देखो ये यहाँ पे आप देख रहे हो बैक साइड पे लाइट का शेडो पड़ रहा है, वो बैक साइड पे अगर शेडो पड़ रहा है इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अगर ये स्ट्रेट मूव करती तो वो साइडों से होकर भी गुजर जाती तो कभी शेडो ना बनता। तो स्ट्रेट लाइन मोशन की कंफर्मेशन क्या है, शेडो की फॉर्मेशन। तो जहां जहां शेडो बनेगा वहां वहां ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है जी, इसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट में हम कंफर्म कर लेते हैं मटेरियल पार्टिकल। इसकी नेचर कौन सी है, इट हैव अ नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अब सुनिएगा, कैथोड रेज कैन डिराइव a small pedal wheel, a small pedal wheel placed in the path of it shows that they have specific mass and velocity due to which contain a momentum। मोमेंटम ही तो ट्रांसफर किया इनर्शिया की वजह से, hence are a material पार्टिकल्स। यहां से समझ आती है कि ये अकेली रेज नहीं है, यानी कि शुआएं जैसे एक्सरे ये वो रेज होती है ना, वो वाली रेज नहीं है। हालांकि ये क्या है, मटेरियल पार्टिकल की नेचर भी रखता है। ठीक है, मटेरियल पार्टिकल का मतलब है कि इसके अंदर अब कोई मैस वगैरह है जिसको हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ टकराए तो हमें फील हो सकता है कि ये वाला इसके अंदर कोई ना कोई चीज है। सही है, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम लोग एक पैडल व्हील रखते हैं। वो भी डायग्राम हमने जैसे बताई आपको, बहुत सिंपल, कोई उसमें मसले वाली बात नहीं है। ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, एनीवेयर वैक्यूम पंप बना दो जहां मर्जी। ठीक है, यहां पे कैथोड रेज बनाओ, और यहां पर एनोड डिपार्टमेंट बना दो। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर आप एक स्मॉल सा पैडल व्हील बनाते हो, यानी कि व्हील बनाओगे आप। ठीक है, वो व्हील इज स्टैंडिंग हियर एट द एक्सिस। यहाँ पे ये स्टैंड कर रहा है कि यहाँ पे ये इजीली घूम सकता है। जैसे हवा का झोंका है उसे फौरन वो एक होता है ना, वो बच्चे पकड़ के फिर रहे होते हैं, जैसे हवा आती है वो तेज तेज वो पंख घूमते हैं, ऐसे ही इसका चक्कर हमने पढ़ना है। यहां से कैथोड रेज आती है। ठीक है, ये इसको टकराती हैं तो ये क्या करना शुरू कर देता है, मूव। यानी कि इसे जब ये टकराती हैं तो टकराने से ये क्या करता है, मूव। मूव करने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर यहां से कंफर्मेशन मिल गई कि इनके अंदर कोई इतनी पावर है, इतना मैस है, इतनी ताकत है कि जब ये किसी को टकराती है तो उसमें अपना इनर्शिया ट्रांसफर करती है, अपना रिदम ट्रांसफर करती है, अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है। जिसका मोमेंटम होता है उसका मैस होता है।
और आपको पता है जिस चीज का मैस होता है और वेलोसिटी होती है, तो आपने पढ़ा होगा P इज इक्वल टू mv। तो ये P इज इक्वल टू mv का मतलब है, इसका मतलब है इसके अंदर क्या होता है, मोमेंटम। और मोमेंटम शर्त है हर किसी की कि जिसमें मोमेंटम हो, इसका मतलब वो मटेरियल पार्टिकल है, वो अकेली रेज नहीं है एनर्जी की फॉर्म, ये वो इस तरह का नहीं है। लेकिन वो कंफर्म बात है कि क्या है जी, मटेरियल पार्टिकल भी है, मटेरियल पार्टिकल भी है। तो मोमेंटम से मैं कंफर्म हूं। लो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एक्स रेज प्रोडक्शन, एक्स रेज प्रोडक्शन। तो सुनिए, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज when they collide with a heavy metal anode। तो एक्सरे प्रोडक्शन जो कि हमारे सिलेबस से आउट कर दिया गया है, उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब भी ये हैवी मेटल के साथ टकराता है और वो क्या हो, एनोड पॉजिटिव, जैसे कि ये एनोड है ना, इधर अगर हैवी मेटल रखते हैं, अगर एक्सरे उसके ऊपर आगे टकराती हैं तो वो क्या क्रिएट करता है, एक्सरे अपना सॉरी कैथोड रेज आगे टकराते हैं इसके ऊपर, तो बदले में एक्सरे क्रिएट करवाता है। जो हम एक्सरे करवाते हैं ना, एक्चुअली उस इलेक्ट्रॉन बीम मारते हैं हैवी मेटल के ऊपर, वहां से हर तरफ को एक्सरे निकलती हैं। तभी एक्सरे के रूम में आपको कहा जाता है कि मैक्सिमम एक बंदा हो, एक से ज्यादा ना हो। क्यों, सारों के ऊपर एक्सरे का इफेक्ट होता है। वो खुद भी वो लिबास सा पहनते हैं जिसमें से एक्सरे पास आउट है नहीं हो सकती, ताकि वो एक्सरे के इफेक्ट से बच सके। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कि हीट काज करना। जैसे हम लोहे को ऊपर थोड़ा मारी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो गर्म हो जाता है ना, उससे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो हम कहते हैं कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट when they fall on any object। जब ये किसी भी मैटर पर गिराई जाती है तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस करना, इससे साबित होता है कि यहां पर इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये हीट प्रोड्यूस करने की। प्रोड्यूस, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट when they fall on any matter। जब ये किसी मैटर के ऊपर गिराई जाती है तो ये क्या काज करती है, हीट काज करती है। ठीक है जी। अब हीट काज करने से एग्जांपल लेते हैं। हीट काज करने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई भी मेटल है, प्लैटिनम फॉयल है, हमारे पास कोई भी मेटल है लाइक प्लैटिनम फॉयल है, फॉर एग्जांपल कैथोड रे फोकस्ड बाय concave surface on platinum foil, then it start to glow। ये भखना शुरू हो जाती है। भखने का मतलब है जैसे हम लोग वो करते हैं ना, क्या नाम से बोलते हैं, लोहे को गर्म करते हैं तो वो बर्न करने लग जाता है, जलने लग जाता है। जैसे देखो ये प्लैटिनम फॉयल है, ठीक है। अब ये कैथोड कनकेव सरफेस है, ठीक है। कनकेव सरफेस का मतलब है कि जितनी भी कैथोड रेज है सारी इनके ऊपर फॉल करवाओ, एक जगह पे फोकस करो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। यहां पे जब फोकस होती हैं तो फोकस होने से ये क्या हो जाता है, ये ग्लो करने लग जाता है। ग्लो इसका कौन सा इफेक्ट कंफर्म करता है,
हीटिंग इफेक्ट कंफर्म करता है। यानी कि जब ये मतलब कि इसके ऊपर फोकस करके कैथोड रेज मारते हैं ना, तो कैथोड रेज इतनी ज्यादा हीट जनरेट करते हैं कि ये रेड होके यानी कि भखने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। इसे कह दिया हमने कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। फिर आ जाओ जी आयोनाइजेशन पे, यानी कि इनके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी होने की वजह से तभी तो ये क्या काज करते हैं, हीट काज करते हैं ना, आयोनाइजेशन। कैथोड रेज can ionize gases. Easily to form anions. ये नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करती है, ये याद रखें, ये पॉजिटिव आयन नहीं प्रोड्यूस करती है बल्कि कौन से आयन प्रोड्यूस करती है, नेगेटिव आयन। इसका मतलब है इसका जो इफेक्ट होगा ना वो रिड्यूसिंग इफेक्ट होगा। जैसे कोई भी एटम है ए, तो कैथोड रे आती है कि उसे ए नेगेटिव बना देती है। वजह उसकी क्या है, इसकी ना लोअर एनर्जी है, इसकी ना लोअर एनर्जी होती है, ठीक है। लोअर एनर्जी का मतलब इसकी एनर्जी क्या है, कम। किससे, इलेक्ट्रॉन बीम से। ये सारी कहानी मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं कि इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एनर्जी कम होने की वजह वो मैंने आपको सिंपल सी बता दी थी कि इसमें से जो अपना कैथोड रेज है वो एनर्जी जो है वो डिवाइड होकर निकलती है और इसकी एनर्जी कम होती है। कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। तो याद रखें, हाई एनर्जी वाले हमेशा पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करते हैं और लो एनर्जी वाले हमेशा नेगेटिव रेज प्रोड्यूस करते हैं, नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां से क्या बना, एनाइन बना। यहां से क्या बना, एनाइन बना। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि दे प्रोड्यूस व्हाट, आयंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज आयंस बने तो उससे हमें कंफर्म हो गया कि दे कैन आयोनाइज गैस आल्सो। ओके, इसके बाद इसी से मिलती जुलती पेनिट्रेशन पावर, इसी से मिलती जुलती हमारे पास प्रॉपर्टी है, कौन सी, पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। वो पेनिट्रेशन पावर को अब हमने समझ रहे हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी भी सरफेस में से गुजर जाना। कैथोड रेज have penetration power so that they can pass through a thin foil। यानी कि 3 मिनट ऊपर हो गए हैं, जल्दी यानी कि थिक फॉयल से नहीं गुजर सकता, किससे गुजरेगा, थिन फॉयल से गुजरेगा, ठीक है। ये इसकी पेनिट्रेशन होगी। अब 11 वाला रिड्यूसिंग इफेक्ट, और इसके बाद सेकेंड लास्ट है हमारे पास 12 वाला E/m, या ऐसे कह लो इलेक्ट्रॉनिक नेचर, उसे आप कह लो इलेक्ट्रॉनिक नेचर, ठीक है। E/m वैल्यू और इलेक्ट्रॉनिक नेचर ये हमारी लास्ट है। तो रिड्यूसिंग इफेक्ट में देखें, दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट on all kind of substances because of addition of electron। क्योंकि ये जिधर भी जाती है इलेक्ट्रॉन ऐड करती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करती है तो नेगेटिव आयन बनाती है, नेगेटिव आयन बनने की वजह से ही हम इसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग इफेक्ट रखती है। और सुन अगली बात,
by observing E over M value, it is confirmed that cathode rays are actually इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनकी जो E और M वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के साथ बिल्कुल क्या करती है, मैच करती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये हकीकत में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड रेज के साथ इनकी E और M वैल्यू क्या करती है, मैच करती है। तो यहां तक हमारे पास 12 की 12 जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो डायग्रामेटिक बेस से भी हमने क्लियर कर दी और बाकी भी क्लियर कर दी। सही हो गया। एक्सरे प्रोड्यूस करती है, मटेरियल पर गिरे तो हीट कॉज करती है, आयनाइज करती है और आयनाइज नेगेटिव करती है। इस वजह से इसे हम रिड्यूसिंग इफेक्ट कहते हैं। रिड्यूसिंग इफेक्ट का मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो रिडक्शन होगी। इसके बाद पेनिट्रेशन पावर कैन पेनिट्रेट, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती, थिन फॉइल में सिर्फ करती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नेचर, इलेक्ट्रॉनिक नेचर का मतलब ये है कि इसकी E over M वैल्यू कैलकुलेट की गई और इलेक्ट्रॉन की E over M वैल्यू कैलकुलेट की गई, वो बिल्कुल क्या थी, सेम थी। वो बिल्कुल क्या थी, सेम थी। तो यहां से कंफर्म हुआ कि दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इन नेचर। क्लियर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। चैप्टर नंबर 5 का दूसरा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आज मुकम्मल होगा। क्लियर। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।